ठीक है, तो अपन वेक्टर प्रोडक्ट देखने वाले हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें अपन तो इसको जैसे उसको डॉट प्रोडक्ट बोला गया था, तो वेक्टर प्रोडक्ट को बोला गया अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स इसको बोथ वेक्टर प्रोडक्ट बोलें। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार वापिस से बता रहा हूँ। जिसके अंदर दो का प्रोडक्ट कर रहे हो और जो उनका रिजल्टेंट है वो भी वेक्टर आ रहा हो, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करेंगे। डिफाइन कर दिया है बेटा, है ना पहले। तो अपन वेक्टर प्रोडक्ट चालू कर रहे हैं, तो इसकी एक बार डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors and also sine angle between them। पर एक खास बात और होने वाली है, बट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये बहुत खास बात आने वाली थी इसके अंदर कि वो उसको छोड़कर काम कर रहा होता है। एक थोड़ा सा शॉर्ट का एग्जांपल दूं तो आपने देखा है, आप दो फोर्स लगाते हैं टैप को खोलने के लिए। तो जब टैप को खोलते हैं तो आप दो फोर्स लगाते हैं, एक इधर एक इधर। फोर्स यूं लगा रहे हैं, पर आपने देखा कभी टैप ऊपर आ जाता है, कभी टैप नीचे चला जाता है। तो वो प्लेन तो एक था, तो उसको छोड़ के जो रिजल्टेंट है वो कभी ऊपर जा रहा है और कभी नीचे जा रहा है। दैट इज कॉल्ड कि वो जो भी होगा, समझ भी रहे हैं, डायरेक्शन जो होगा रिजल्टेंट का, जो आंसर आएगा इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। पर पहले जितनी डेफिनेशन लिख रही है उसको ही समझा रहा हूं। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर होगा वो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। बट साथ में ये भी है कि उसकी डायरेक्शन एक जो है दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो उसको शो करने के लिए अपन एन कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन कैप। एन कैप एक आइडियल जब मैथमेटिक्स कर रहे हो या फिजिक्स कर रहे हो तो अपन लिखते हैं। एन कैप होता क्या है? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर शो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, माने ए क्रॉस बी जो आंसर आया था, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट प्रोडक्ट का जो आंसर आया था, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का जो प्लेन होगा उसको छोड़कर डायरेक्शन बताएगा। वहां पर ए क्रॉस बी का ना लिखकर अपन एन कैप लिखेंगे। तो ये थी इसकी जस्ट फॉर्मूला। मींस डॉट प्रोडक्ट ही बहुत काम आने वाला है, वही आप पहले सबसे ज़्यादा रिमेंबर रखें। उसमें था ए बी कॉस थीटा, इसमें आया ए बी साइन थीटा। अंडरस्टूड? और आपको ये तो पता होगा कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जब अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब अपन वेक्टर का चैप्टर पढ़ रहे हो तो जब कभी कुछ वेक्टर का सिंबल नहीं लगा होता तो स्केलर क्वांटिटीज माने मैग्नीट्यूड को बता रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड को, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। नोट डाउन करो बेटा इसको, है ना। फिर मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं हो क्या रहा होगा ए क्रॉस बी के साथ, वो किस तरह का पोजीशन हो रही होगी और डायरेक्शन कैसे देंगे। तो एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं उस बात को समझाने के लिए कि सपोज करो एक प्लेन है हमारे पास लाइक दिस, और जिसके अंदर लाई कर रहे हैं कुछ टर्म्स ऐसे है, ऐसे है, ये इस तरह से है। दैट इज कॉल्ड ए एंड दैट इज कॉल्ड बी। ये दो वेक्टर्स हैं एक ही प्लेन में। प्लेन का मतलब बहुत बार प्रोनाउंसिएशन में आ चुका हूँ। ये दीवार भी जो इसमें लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ये भी प्लेन है। ये प्लेन बना दिया मैंने। इनके बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड थीटा एंगल। ये एंगल था इनके बीच में। तो मैं सबसे पहले डायरेक्शन बताऊं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। क्या डेफिनेशन दी थी मैंने? तो मैंने कहा था जो इसकी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी में, जो इसका आंसर होगा वो इनके प्लेन को छोड़कर रहेगा। तो अगर इसको मैं जेड एक्सिस बोलूं, इसको एक्स एक्सिस बोलूं, तो आंसर कहां जा रहा है? वाई डायरेक्शन में जा रहा है। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे देंगे? तो डायरेक्शन ऑफ जो रिजल्टेंट देंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मीन्स ए क्रॉस बी इज गिवन बाई
राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल से डायरेक्शन देंगे अपन। राइट हैंड थंब रूल जो आप 10th क्लास में देख कर आए एक बार, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो अगर मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोला है, तो आप ए से बी की तरफ अपने राइट हैंड के जो ये फिंगर्स हैं उनको कर्ल कर देंगे। तो अगर मैं इसको ए को बी की तरफ कर्ल करता हूँ तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, अप डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स कि मैं इसको समझाने के लिए जहाँ मैं एक बार राइट हैंड थंब रूल का थंब ही बना देता हूँ, तो ये मैंने थंब बना रहा हूँ कर्ल करता हुआ। तो ये अपन ने थंब बनाया मैंने समझाने के लिए। तो अगर मैं इसके अंदर ये जो भी कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो ए क्रॉस बी को बता रही है, तो ये जो मेरा थंब है वो किसको बता रहा है, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक समझ रहे होंगे, थोड़ा सा और अभी समझाने वाला हूँ। अब एक मैथमेटिशियन को या फिजिक्स को बार बार में अगर ये लिखना पड़ता ए क्रॉस बी तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो उसको ईजी करने की बजाय अपन लोगों ने एन कैप बोलना चालू कर दिया, एन कैप, इसकी जगह एन कैप लिख दिया। फिर क्या आएगा वो अपन आगे समझ रहे हैं, तो जस्ट डायरेक्शन समझ रहे हैं अपन, है ना। अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझाऊं तो मैं एक स्क्रू बना देता हूं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड स्क्रू, जिससे आप और समझ सकें। कभी भी आप इसको ओपन करें, है ना, पेचकस लगाकर, तो ये कैसे ऑन होगा। तो आप सोचें कि अगर मैं इसको ऐसे रोल कर रहा हूँ लाइक दिस, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये जाएगा कहाँ पर, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये मेरा थंब है वो कहाँ जा रहा है, अप डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो इट मीन्स ये चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। थोड़ा सा अब और एक्सप्लेन करता हूँ। ये था इसके रूल को समझाना। पर सपोज करो अगर ऐसा ना होकर हमारे से बोला होता, ये किसके लिए निकाल रहे थे अपन, ए क्रॉस बी के लिए। पर सपोज करो प्लेन तो वही का वही है जो अपन को दे रखा था अभी, वही ए मीन्स यही अपना बी है, ये ए है, और ये डायरेक्शन अपनी कोई ऊपर और नीचे जा रही है। ठीक है, इस बार बोला होता बी क्रॉस ए निकाल दें, क्या बोला होता, फाइंड बी क्रॉस ए, ये बोला होता। तो भैया अपन को अब कट फिंगर्स कैसे करनी होती बेटा, बी से ए की तरफ करनी होती है ना, बी से ए की तरफ। तो मेरे को बी से ए की तरफ, ये क्या है, ए से बी था, अब फिंगर्स कैसे करनी पड़ रही है मेरे को, बी से, ये तो ये ऐसे हो गई। तो अगर मेरे को बी से ए की तरफ जाना है तो मेरे को कर्ल फिंगर्स कुछ ऐसे करनी पड़ेगी, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। तो ये अपने आप मेरा जो अंगूठा है वो किधर की तरफ चला गया, नीचे की तरफ चला गया ना। तो इट मीन्स अब मेरी जो डायरेक्शन थी वो वाई ना होकर मेरी डायरेक्शन कहाँ पर हो गई, वाई डैश की तरफ हो गया ना। मीन्स इस तरह से ना बेटा, देखो ये यूं यूं ही तो कर्ल करूँगा ना, दिख रहा है बेटा, यूं कर्ल करा तो थंब कहाँ जा रहा है मेरा, नीचे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा अब हाथ कुछ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से मेरे कुछ फिंगर्स जा रही हैं नीचे की तरफ ऐसे। और अगर मैं इस बोल्ड को भी आप देखें कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से रोटेट करना चालू कर दूं, अब मीन्स मेरा ए क्रॉस बी अब नीचे की डायरेक्शन में आ गया है। तो अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया होता, यूं, माने मैं समझ रहे हैं ना, यहाँ से यूं घुमा रहा हूँ, तो अगर मैं यूं घुमा रहा हूँ तो मेरा जो ये एरो है ये कहाँ पर जा रहा है, नीचे। मीन्स ये नीचे की तरफ जाने लग जाएगा स्क्रू, अगर मैं इस तरह से कस रहा हूँ तो। अंडरस्टैंड इसका कैसे हमेशा रोटेशन मोशन में कैसे यूज़ होता है, कि उसको खुद मैंने देखा भी से, करा भी से, उसका यूज़ भी करा अपने टाइम पर जब 11th-12th में था। एक बार बरसात आ रही थी बहुत ज़्यादा और पानी फिलअप भरा हुआ था, तो मेरे को वहाँ से निकलना था, पर मैंने एक बस का इंतज़ार करा। तो बस का मैंने ट्राई करी कि बस के पहिए जब ऐसे रोटेट करेंगे तो इट मीन्स यूँ रोटेट कर रहे होंगे, तो उसमें जो भी चीज़ें रोटेशन मोशन में आती हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, वो सब बाहर की तरफ लग रहा होगा। तो इट मीन्स वो पानी को थ्रो कर देंगे साइड में इस तरफ, तो पानी को इधर जगह कर देंगे तो कहीं ना कहीं कोई स्पेस मिल जाएगी वहाँ से निकलने की। तो डैट इज़ ऑल्सो रूल कि अपन कोई भी चीज़ जब रोटेशन करेंगे तो ही यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। बस आप यही रिमेंबर रखना है, डैट्स ऑल। जो भी चीज़ रोटेशन मोशन में आएगी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज़ रोटेट करे, तो हम वहाँ पर अप्लाइड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वरना अप्लाइड करना ही नहीं है। तो ऑलवेज अप्लाइड डॉट प्रोडक्ट, उस पर ही कमांड करें बेटा, है ना। बाकी तो अपन देख तो रहेंगे। तो ये डायरेक्शन देने का तरीका था। इस बार ये क्या था हमारे पास, बी क्रॉस ए, मीन्स क्या चीज़ नीचे गई थी, बी क्रॉस ए नीचे गया था। मीन्स जब मैंने ए से बी की तरफ जा रहा था तो ए से बी की तरफ गया तो थंब ऊपर की तरफ था, और जब बी से ए की तरफ जा रहा था तो थंब मेरे को नीचे करना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग थंब रूल का यूज़ कर रहे थे। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा, है ना। जस्ट मैंने अभी तक डायरेक्शन समझाइए, डायरेक्शन समझाइए, ठीक, नोट डाउन कर लिया, रब कर रहा हूँ बेटा, है ना, ठीक, समझा दिया बेटा एक बार, है ना, कि कैसे यूज़ कर रहे हैं अपन।
अगर एज ए थोड़ा ज्योमेट्री समझाऊं, ये तो इसका पैटर्न हो गया। डायरेक्शन कैसे देंगे अपन लोग। अब बात करें कि अगर अपन को वही जो मैंने एक बार समझाया था उसी को ले रहा हूं कि सपोज करो वही ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इस बार अपन को क्या करना है, इसकी एक डेफिनेशन और बनाई जा सकती है, इसे वहां पर बनाई, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा पर इसके अंदर। ये एंगल थीटा है क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ समझना ज़्यादा नेसेसरी है। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट अप के लेता हूं तो मेरे को 90 डिग्री वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना। और इस पर परपेंडिकुलर पर क्या आता है वो आपको पता है, हमेशा बी साइन थीटा आता है। बहुत बार मैथमेटिकल टूल में ही समझाया है और कई बच्चे टेन से ही जानते हैं। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालना हो तो बी साइन थीटा, हाइपोटेनस के साथ साइन थीटा आएगा और बेस पर हाइपोटेनस के साथ कॉस थीटा आएगा। तो ये आ गया। तो एक तरह से बोला जाए, इसकी डेफिनेशन बोली जाए कि ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं कुछ ऐसे ही बोल सकता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड और बी का परपेंडिकुलर वाला जो प्रोजेक्शन होगा वो काम में लेंगे। मीन्स इसको मैं अकेला ए लिख दूं केवल, तो ये ए और बी साइन थीटा ये लेंगे अपन काम में। तो ये इसकी एक सेकंड डेफिनेशन होगी, पर नो नीड कि ऐसा कुछ समझें ज़्यादा डीप। जो मैंने पहले डायरेक्शन समझाई, डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब क्लास 12 पे न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, अब आप ईएमआई के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बार बार में ये चैप्टर आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को कहीं ना कहीं, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट के चैप्टर में तो कहीं ना कहीं जो मैंने राइट हैंड थंब रूल जो बताया उसको आप थोड़ा सा रिमेंबर रखें। दैट्स ऑल। बाकी पैटर्न अपन देख ही रहे हैं कि क्या क्या होगा। तो अब इसकी अपन और यूज़ कहाँ पर करना है, तो पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी यूज़ के लिए केवल बोल रहा हूँ कि इसका यूज़ कहाँ पर होगा, जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में होंगी। किसमें होंगी, सर्कुलर मोशन में, या रोटेशन मोशन के चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर यूज़ करेंगे इसका। जैसे कि अगर अपन टॉर्क की बात करें, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स के बराबर होता है, आप अभी नहीं जानते, सिर्फ यूनिट डायमेंशन में पढ़ाया था, उस जगह आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर ये दोनों भी, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वो फोर्स है, और टॉर्क इज ऑल्सो वेक्टर। तो जब ऐसा हो रहा हो, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हो पर उनका आंसर भी वेक्टर ही निकल रहा हो, तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। पर क्रॉस प्रोडक्ट इतना डीप ना जाकर मैंने सिंपल सा समझा दिया। अगर चैप्टर सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज रोटेट कर रही है फिर आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ रहा है दो वेक्टर्स को, तो आप ऑलवेज यूज क्रॉस प्रोडक्ट बेटा। आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। और समझ लेंगे जब न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे चैप्टर्स में, तो दैट इज मीन्स इस तरह के फॉर्मुलेस में यूज होगा इनका। और फॉर्मुलेस और ज़्यादा नहीं लिख रहा क्योंकि अभी आप नहीं समझते उन सब फॉर्मुलेस को। मीन्स हमेशा सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन में यूज़ कर रहे हैं अपन इन सब का। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लें इनकी, है ना बेटा। तो अपन प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ना, थोड़ा बहुत उनसे डिफरेंस है, बाकी तो सब कुछ सेम है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलूँगा, तो कुछ हद तक वहीं चलने वाली है। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे पॉइंट, वैसे यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे और कुछ ऐसे ही फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। तो इट इज़ एंटी कॉम्यूटेटिव इन नेचर। वो कॉम्यूटेटिव नेचर था, मीन्स वहाँ पर जो ए डॉट बी था वो बी डॉट ए के बराबर हो रहा था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ए डॉट बी नॉट डायरेक्टली इक्वल्स टू, मैंने एक बार तो ऐसे लगा देता हूँ, नॉट डायरेक्टली इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ऐसा नहीं होगा। उल्टा मल्टीप्लाइड करोगे तो बराबर नहीं होगा। पर हाँ, एंटी वर्ड लिखा है मैंने, तो कहीं ना कहीं एंटी के लिए अपन नेगेटिव के साइन यूज कर लेते हैं, मीन्स माइनस का साइन। पर अगर माइनस के साथ करें तो हाँ, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये माइनस के बराबर होते हैं। इतना छोटे से भी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस की कौन सा करेक्ट है, और इसको समझाने के लिए भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं ए क्रॉस बी पर जा रहा था, कुछ इस तरह से ए से बी की तरफ जा रहा था, तो आपने देखा था एरो ऊपर की तरफ जा रहा था, राइट हैंड थंब रूल से मैंने ए क्रॉस बी ऊपर चला गया था। और अगर मैं बी क्रॉस बी से ए की तरफ आ रहा था, बी से ए की तरफ आ रहा था, तो ये तो नीचे चला गया था ना बेटा, बी क्रॉस है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। मीन्स एक ऊपर था तो एक नीचे हो गया, इसलिए नेगेटिव के साथ बराबर होंगे। आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। प्रोडक्ट का आंसर तो वही आना है, पर एक आंसर नेगेटिव में, क्योंकि डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फिजिक्स के अंदर। तो एक ऊपर है तो एक नीचे है, इसलिए माइनस के साथ इक्वल हुए। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी इज जस्ट नॉर्मल, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। तो ये तो इसमें भी था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है। मीन्स अगर मैं ए क्रॉस ले रहा हूँ और ब्रैकेट में बी प्लस सी आ रहा है, मीन्स मल्टीप्लाइड भी हो रहा है पर क्रॉस के साथ हो रहा है, तो हाँ, इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि जो पहले आ रहा है वो पहले ही लिखा जाएगा, लाइक दिस।
तो ये प्रॉपर्टी अपने मैथमेटिक्स में भी थी, वही अपने यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉस और डॉट के साथ लिखी गई, तो ये प्रॉपर्टी एक नॉर्मल लिखी है अपन ने। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल का सिंबल बनाया, पैरेलल्स टू ईच अदर। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं हम फॉर्मूले पर आ जाएं, पैरेलल हैं तो एंगल तो जीरो है, पैरेलल में चलो पैरेलल लिख ही देता हूं, आर पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों के लिए ही कंडीशन वही रहेगी हो, तो क्या होने वाला है, तो जब ये पैरेलल है मीन्स कुछ इस तरह से हैं ए और बी, या फिर एक इस तरह से है तो एक इस तरह से है, दैट इज मीन्स पैरेलल हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपको पता है एंगल या तो 0 डिग्री होगा, और इसके लिए एंगल क्या लेंगे अपन 180 डिग्री का मिलेंगे, है ना बेटा, समझते ना इतना। तो इसका मतलब है अगर मैं ये दोनों एंगलों पर जाता हूं तो A क्रॉस B का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो क्या था, A का मॉडुलस B का मॉडुलस साइन, पर एंगल क्या रख दूं साइन थीटा की जगह 0 और 180, दोनों के लिए ही जो आंसर होता है वो तो भैया 0 होता है। तो इसका मतलब है अगर दो चीजें पैरेलल हैं तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, काम बहुत रेयर आती है पर रिमेंबर रखें, इंपॉर्टेंट। बाकी तो 11th-12th लेवल में बात करें तो बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि पैरेलल की कंडीशन में कभी कभार जरूरत पड़े, ज़्यादातर सब जने एंटी पैरेलल वो डॉट प्रोडक्ट से चल रहे होते हैं। ठीक, पर फिर भी रिमेंबर रखें, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इसलिए, ठीक है ना। एंटी पैरेलल या पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ये प्रॉपर्टी रिमेंबर रखें और याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला तो याद रहने वाला है, ए बी साइन थीटा, तो पैरेलल है तो 0 रखा, उस समय लिख दिया आंसर 0 सोचकर, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अब वेक्टर के अंदर आ गई अच्छी खासी, तो एक साथ ही अपन टॉपिक देख रहे हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होते तो क्या होता, तो अगर परपेंडिकुलर होते तो तब तो कुछ इस तरह से ही रह जाते, तो ए डॉट बी तो ए बी रह जाता और साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम आती और एन कैप आ जाता, तो आंसर हो जाता ए बी, पर साथ साथ में एन कैप भी तो आ रहा होता उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो ये लिखने का एक तरीका था। अब होने वाला क्या था कि बार बार में तो राइट हैंड थंब रूल कब तक लगाएंगे, बच्चा भी इतनी बार राइट हैंड थंब रूल अभी मैं समझा रहा था तो दिक्कत बाद में भी दिक्कत आ सकती, तो कुछ फॉर्मुलेज दे दिए गए उनको सॉल्व करने के लिए, तो ट्रिक क्या दी गई उसी को समझा रहा हूँ। तो इसी के पार्ट को तोड़ रहा हूँ। रेक्टेंगुलर केस में क्या होगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स में क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम की बात करूं, है ना, कार्टेशियन सिस्टम जो अपन ने देखे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, इसको ऑर्थोगोनल भी बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम जिसमें अपन ने यूनिट वेक्टर्स लिए थे, यूनिट वेक्टर्स, अपनी यूनिट वेक्टर्स की बातें कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये एन कैप के साथ आया, ठीक है, चलो एक बार इसको लिख लो, तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब अपन फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको फोर्थ प्रॉपर्टी मान लेते हैं अपन। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो सपोज करो वहां पर हमने क्या देखा था, आई कितने हो रहे थे, कितने हो रहे थे आई और आई, वहां पर जब कर रहे थे तो 1 हो रहा था क्योंकि कॉस आ रहा था। अब यहां पर अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर सिस्टम देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1 1 साइन 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पूरी टर्म ही 0 हो गई ना इसके 0 हो जाने की वजह से। इसको 0 वेक्टर भी बोल सकते हैं, पर 0 हो गई अपने पास, 0 सेम डायरेक्शन होने की वजह से 0 वेक्टर। के कैप की बात करूं तो ये भी 0 हो गए जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और के क्रॉस के कर रहे हैं तो भी वैल्यू कितनी हो गई 0। पर आप हो सकता है नेट लेवल में तो भूल जाएं, तो आप सारा ध्यान डॉट प्रोडक्ट पर रखें, कॉस। अब वैल्यूज तो याद रख सकते हैं ना कि अगर आई आ रहा है तो एंगल तो 0 होगा ना, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, तो एंगल 0 है। अब 0 है तो आंसर आप 0 लिख सकते हो ना। प्रैक्टिस में कम आता है इसलिए रिमेंबर नहीं रहता, तो आप वेक्टर में ही प्रैक्टिस कर लें, जिससे उस समय आए तो आपको और की से ज़्यादा एडवांटेज रहेगी, आप समझ रहे हो टीचर जब बोल रहा हो तो ये थे इसके 0 के रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर कि ऐसा होगा तो कुछ इस तरह का होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली थी अपने पास, वो ये था कि अगर आई क्रॉस जे लेते तो आंसर कैसे देते।
तो उसके लिए हमारे को एक रूल दिया गया, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए कि सपोज़ करो ये हमारा आई था, ये जे था, थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ, और के। अगर अपन इस तरह से मूवमेंट करेंगे, इस तरह से मूवमेंट करेंगे, तो आप ये तो समझने लगे होंगे ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आंसर जो होगा वो हमेशा उस प्लेन को छोड़कर चलेगा। तो इसका मतलब है जब आई क्रॉस जे होगा तो आंसर के लेंगे, तो इसका आंसर जो अपन लिखेंगे वो के कैप लिखेंगे यहाँ पर, ए क्रॉस जे का आंसर। प्लीज रिमेंबर, समझाने के लिए बोलो तो मैं एक स्क्रू बना देता हूँ, ये रहा स्क्रू। अब आप देखें, इस जगह ले लेता हूँ। अगर मैं एक स्क्रू बनाता हूँ और इस स्क्रू को ऐसे रोटेट करता हूँ, तो जरा आप राइट हैंड थंब रूल का देखें रूल, कि मैं राइट हैंड थंब रूल करता हूँ, ये तो हो गया एक तरह से एक्स वाई प्लेन में मेरा स्क्रू है। इसको अगर मैं ओपन कर रहा हूँ ऐसे करके खोलकर, तो ये इधर जेड एक्सिस की तरफ ही तो बाहर आएगा, तो ये आंसर आ गया के कैप। इट मीन्स इस तरह का रोटेशन बाहर की तरफ आ गया। वैसे ही अगर मैंने क्या करा होता, अगर अपन जे क्रॉस के बोला होता, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो आंसर क्या लेता, आई। ये आंसर लेते जे क्रॉस के, तो आंसर होता आई, ये आंसर होता हमारे पास। जरा चेक कर लें, अगर मैं आज जे क्रॉस आई जा रहा हूं, सपोज करो इधर कोई स्क्रू लगा हुआ है और मैं जे क्रॉस, माने ये जे जेड हो गया, वाई हो गया, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो मेरा थंब इधर की तरफ ही तो आ रहा है, इसकी तरफ आ गया। नहीं तो जस्ट रिमेंबर कर लें, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है आंसर में, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेकंड पॉइंट। वैसे अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूं, सॉरी के क्रॉस आई करता हूं, के क्रॉस आई, वही रोटेशन तो ऐसे ही जा रहा है ना, इस तरह से, तो जे क्रॉस आई, तो आंसर जे कैप लिख देना है आपको। और ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्क्रू से समझाया था। नीचे अगर स्क्रू नीचे की तरफ होता, इस तरह से स्क्रू होता, और फिर मैं उसको इस तरह से रोटेट कर रहा होता, तो ये स्क्रू ऊपर की तरफ ही तो जा रहा होता। वो तो मेरा प्रैक्टिकल समझाना हुआ है ना, पर अब मोस्टली आप रिमेंबर रख लें, एंटी क्लॉकवाइज के टाइम पर ऐसा लेना है अपन को। पर अगर अपन को क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है, ये तो रिमेंबर रखना ही है बेटा, इसके बगैर अपन बहुत सारी चीज़ों में अधूरे रह जाएंगे। तो ये आई है, जे है और ये के है। अब अपन इस तरह से रोटेशन ले रहे हैं, इस तरह से मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तो उस समय जो भी आंसर लिखना है वो नेगेटिव में लिखेंगे। मीन्स समझाने के लिए अगर बोला जाता जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई लिखना तो के है क्योंकि परपेंडिकुलर छोड़कर आएगा, पर माइनस का के लिखना है आपको आंसर। वैसे ही अगर आपसे बोला जाता के क्रॉस जे, तो ये यूं जा रहे हैं ना अपन बेटा, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, नेगेटिव लेना है ना बेटा इसको, नेगेटिव। तो उस समय अपन क्या ले लेते, माइनस का आई कैप ले देते ना इसका आंसर, क्योंकि आंसर तो नेगेटिव की तरफ ही जाना है, क्योंकि अपन जे से किसकी तरफ जा रहे हैं, के से जे की तरफ जा रहे हैं, यूं रोटेशन कर रहे हैं। और वैसे ही अगर अपन ने क्या करा होता, आई क्रॉस के करा होता, तो आई क्रॉस के, ये भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, तो आंसर लिखता माइनस का जे कैप। ठीक बेटा, तो ये सबसे इसकी खास प्रॉपर्टीज थी, मींस ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। तो कहीं ना कहीं ये चार्ट आप ब्रेन में ही रखें तो ही वेक्टर के क्वेश्चंस कर पाएंगे, कि इसके अंदर ये तो सब जीरो हो जाने वाला है, जस्ट उसका रिवर्स। पर जब क्रॉस प्रोडक्ट में जब अपोजिट का कर रहे थे वहाँ पर जीरो आ रहा था, पर यहाँ पर कहीं इस डायरेक्शन से निकालना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। पर न्यूमेरिकल का एक पैटर्न दे रखा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड का, जिससे बहुत ईजी हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं तब भी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन समझने में, स्पेशली क्लास 12th में जरूरत पड़ती है अपन को, या रोटेशन मोशन में 11th क्लास के अंदर। नोट डाउन करो बेटा इसको, है ना, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक, नोट करो बेटा। वेक्टर के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं क्रॉस प्रोडक्ट करना, और उसके अंदर अगर बार बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सोचेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना उसको सॉल्व करना। तो एक मेथड दिया गया जो अपन 5th पॉइंट के अंदर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, टू सॉल्व करने के लिए हमारे को एक डिटर्मिनेंट मेथड यूज करा गया। डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट, टू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हम जो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ जब क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो कहीं ना कहीं हम वो इजी मेथड्स है यूज़ कर लें। वो कार्टेशियन सिस्टम में बार बार में इतना कॉम्प्लिकेशन ना करें। तो सपोज करो कि अपन को ए दे रखा था एक क्वेश्चन समझाने के लिए, ए आई वाई जे और ए जेड के साथ के, यानी मीन्स ये ए दे रखा है अपन को ए वेक्टर, और एक बी वेक्टर दे रखा है अपन को बी एक्स आई, मीन्स एक कंपोनेंट आई एक्सेस में, एक वाई में और एक जेड में।
अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे अपन, ए क्रॉस बी। तो डिटर्मिनेंट मेथड जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसके अंदर करना कैसे है आपको, कि आप क्या करें, पहले आई जे के लिख दें, आई जे एंड के, देन जो पहला टर्म दे रखा है जैसे ए दे रखा है तो ए के जो भी कंपोनेंट्स हैं आई जे के उनको रो वाइज ऐसे लिख दें, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इसी तरह से बी वाले के लिख दें अपन, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ये लिख दें अपन। अब इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट में कॉलम, मतलब समझने की जरूरत नहीं है, इसके आगे स्टेप बता रहा हूँ, वैसे इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रॉ बोलते हैं, रॉ। तो आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप अगर लूँ तो कुछ इस तरह से करना है आपको। पहले आपको एक जगह आई लिख देना है और फिर ये कॉलम लिखना है, फिर एक माइनस जे, ऑलवेज माइनस जे लेना है, फिर एक और वैसा ब्लॉक बना लेना है और फिर के कैप लिखकर एक और कॉलम ले लेना है। जब अपन आई को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को अपन छुपा लेंगे, तो बचा हुआ क्या दिख रहा है इनको छुपा लो, तो ए बी ए जेड ये वाली टर्म्स दिख रही है ना, तो इसको अपन यहाँ पर नोट डाउन कर डालेंगे, मीन्स ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, ये टर्म्स लिख देंगे, ये वाली टर्म। फिर अपन को जब जे के कॉलम में लिखना है तो अपन क्या करेंगे, इसको, इस वाली कॉलम को, जे वाली कॉलम को और ये वाली रो को क्लोज कर देंगे। तो अब दिख क्या रहे हैं, ये और ये, तो इनको ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर देंगे, मीन्स इधर ए एक्स बी जेड और इधर क्या दिख रहा था अपने पास, ए जेड बी जेड, ये नोट कर देते हैं अपन लोग, है ना, ये बी एक्स है, मीन्स इसको और इसको छुपाया था तो यही दिख रही थी ना बेटा टर्म्स ऊपर इसको। वैसे अगर अपन के वाले को लेंगे तो जब के का कॉलम लेंगे तो ये के वाले, जो के वाला कॉलम है इसको और ये ऊपर वाली रो को अपन छुपा लेंगे, तो दिखी हुई टर्म तो अब ये दिख रही है ना एक्स वाली और वाई वाली, तो इस टर्म को नोट कर लेंगे बेटा अपन लोग, मीन्स ए एक्स ए वाई, नीचे ए वाई और इस तरह से यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी एक्स एंड बी वाई, ये टर्म्स लिख देंगे। अब इसके बाद जो करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय 10th में भी काम में लिया था, जिसमें आपको क्या बताया गया था, इस तरह के कॉलम बने थे उनके अंदर कि फर्स्ट मल्टीप्लाइड इसको करते हैं फिर सेकंड मल्टीप्लाइड इसको करते हैं, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इनको मल्टीप्लाइड कर दूँ, ए वाई बी जेड मैंने फर्स्ट मल्टीप्लाइड, सेकंड मल्टीप्लाइड करते समय आपको माइनस का साइन लगाना है, मीन्स अब क्या लिखते हैं अपन, ए जेड बी वाई, ये ब्लॉक में आ जाता। वैसे इस ब्लॉक के लिए लिखता तो माइनस का जे, वही फर्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाइड होते तो डेट इज कॉल्ड ए एक्स बी जेड, माइनस का साइन और इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देता है, डेट इज कॉल्ड ए जेड बी एक्स, ये ले लेते। और जब अपन को के की टर्म लेनी होती मीन्स तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड ये ले लेते, तो डेट इज कॉल्ड ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये टर्म हो जाती है अपने पास। तो बस बाकी तो बस वैल्यूज जो रखी होती है उससे अपन सॉल्यूशन कर लेते हो, दैट इज़ क्वाइट इजी सॉल्व करना। तो दैट इज मीन्स ये मेथड है जिससे अपन लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा अपन लोग। तो ये अपना 5th पॉइंट हो गया जिसमें आपको समझाया कैसे करना है, मीन्स दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड, जब अपन को ईजिली सॉल्व करना हो। पर नो डाउट वो भी कहीं ना कहीं याद रखना है जब अपन कोई थ्योरी पार्ट देख रहे होंगे या फिर न्यूमेरिकल्स होंगे ईएमआई के अंदर क्लास 12 के अंदर, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंस आ रही होगी, राइट में, या रोटेशन मोशन 11th क्लास के देख रहे होंगे तो वो तो याद रखना। पर एज ए न्यूमेरिकल्स क्वाइट ईजी कि आई जे के लिखा, जो भी पहले दे रखा था उस टर्म के अपन ने कॉफिशिएंट रख दिए या कंपोनेंट्स रख दिए जो आगे थे आई जे के, फिर अपन ने बी के रख दिए। फिर जो कॉलम लेना है आई जे पर ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, जरूरत नहीं है कि मैं समझाऊं, है ना, तो इसलिए आप माइनस जे रखें फिर के रख दें। फिर जो भी कॉलम लें उसको आप छुपा लें, तो जैसे आई लिया तो इसको और कॉलम को, रो कॉलम, उस कॉलम और रो को छुपा दें, तो जो दिख रहा था उसको आपने यहाँ पर नोट डाउन कर देना है और फिर जस्ट मल्टीप्लाइड कर देना है। वैसे जे लेंगे तो जे को छुपा लेंगे, जो टर्म्स आएंगी उसको अपन ने यहाँ पर नोट कर डाला, और वैसे के लिए अपन ने इसको और इसको, तो जो दिख रहा था उस टर्म को ही अपन ने यहाँ पर लिख दिया। बस इस तरह से भी अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाइड सेकंड मल्टीप्लाइड के पहले हमेशा नेगेटिव का साइन लगाना है, दैट इज द रूल फॉर डिटर्मिनेंट मेथड। नोट डाउन कर लिया 5th पॉइंट, ठीक है। वैसे ही ये जस्ट इतने काफ़ी थे, एक दो अपन बस और देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो अपन जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट रेयर काम आता है इसलिए। तो अगर 6th पॉइंट पर जाऊं तो अपन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स, पर ये वाला एंगल कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड साइन एंगल होगा। पर अपन इसका यूज़ कभी करेंगे नहीं, क्योंकि मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बताऊंगा कि अपन एक्चुअल में कॉस थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कभी कोई नहीं पूछेगा, बस जस्ट बोर्ड में जब आप बोर्ड लेवल पर हैं तो स्कूल वाले पूछ सकते हैं सीधा साइन थीटा एंगल निकालें। तो अपन कैसे निकाल सकते थे, ए क्रॉस बी देखा जो किसके बराबर था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो इट मीन्स अगर मेरे को साइन थीटा निकालना होता तो ए क्रॉस बी अपॉन ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस ये लेना होता ना बेटा। ये फॉर्मूला लिखा है जहाँ से अपन स्टार्ट करा था वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको आप जानते हैं मॉडुलस फॉर्म में है। एक बार मॉडुलस लगा भी देता हूँ जिससे ज़्यादा खास ढंग से रिमेंबर रहे कि मॉडुलस आ रहा है। नॉर्मल लिखने से ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आपको पता है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में साइन थीटा निकालना था, इसको नीचे ले गया। पर ये कॉम्प्लिकेटेड कैसा था एक्चुअल में, अभी जो मैंने इससे पहले आपको कराया है सॉल्व, तो आई जे के तो रह गए ना जो अपन ने मल्टीप्लाइड करा। तो इस और जो एंगल होता है वो तो कभी डायरेक्शन जरूर खुद की बताता है, पर वो आई जी की शो नहीं करता, माने 3 कंपोनेंट से डिवाइड नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हम आई जो उसको सॉल्व करते, चाहे डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, हमारे को इसका भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ता, तब जाकर साइन थीटा निकलता। इट मीन्स फॉर्मूला जरूर कहीं ना कहीं आप याद रखें, क्योंकि हो सकता है टिक लगाने की आ जाए तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। बट एट द टाइम सॉल्विंग वी नेवर यूज साइन थीटा। अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते साइन थीटा यूज़ नहीं करेंगे। क्या कॉम्प्लिकेशन है वो अपन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, अभी तो मैं आपको थ्योरी ही बता रहा हूँ ना एक बार। तो इसका मतलब फॉर्म प्रॉपर्टी जरूर लिखा दी, पर नो नीड टू अप्लाई दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा कर देगा क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाना चाहिए उसको कम से कम ये 2 मिनट्स या 3 मिनट्स का बना देगा, अगर अपन साइन थीटा निकालना इस तरह से चालू कर दिया तो। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में निकालने में दिक्कत आती, फिर उसका मैग्नीट्यूड रखना होता, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज हैं साइन थीटा कॉस थीटा की, जैसे आपने पढ़ रखी है साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो वो तो इसमें नहीं आती ना, आई जे के में आती ना, इसलिए। तो डेट इज कॉल्ड 6 पॉइंट हो गया अपने पास ये वाला। 7 देखिए तो जस्ट एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि इफ सेम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई itself मीन्स अगर मैं ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाइड कर दूं, मीन्स जैसा वेक्टर दे रखा है वैसे के साथ ही अगर मैं क्रॉस का मल्टीप्लाइड कर दूं, तो आप जानते हैं इनका आंसर क्या होगा। तो आप ए का मैग्नीट्यूड बी का ए का मैग्नीट्यूड और साइन 0 आ जाता ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि सेम ही मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, जैसा वो वैसा ये। तो इसका मतलब आंसर तो 0 हो जाता ना। और डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि अगर ए डॉट ए करते तो ए स्क्वायर आता। तो कहीं ना कभी कभार जरूरत पड़ती है कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में, तो कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं तो आप याद ही रख सकते हैं, सेम चल रहा है तो एंगल 0 होगा। इट मीन्स आंसर 0, या प्रॉपर ढंग से बोले तो 0 वेक्टर। कोई असॉर्ट में रीजन कभी आते थे, तो अगर वो आते हैं अभी भी आगे फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं 0 वेक्टर बोलेंगे अपन। तो ये प्रॉपर्टी और हो गई इसकी समझने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद एक और टॉपिक जो अपन वैसे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, दैट इज मीन्स लास्ट समझा रहा हूँ मैं। जैसे बोला जाए फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स के जहाँ पर भी वो लाई करते हैं। तो यूनिट वेक्टर समझा चुका हूँ, है ना। सेकंड जो लेक्चर था उसमें समझाया था मैंने यूनिट वेक्टर, ये ए कैप से देते हैं अपन उसको। तो अगर अपन इसका मतलब क्या हो गया कि वही जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में डायरेक्शन दी थी कि सपोज करो एक प्लेन है जिसके अंदर एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और जो इनका मैग्नीट्यूड है वो कहीं इनको छोड़कर ऊपर जाता है। आपको पता है कि इस तरह से कैप जाती है ऊपर। मैं इसको प्रॉपरली ले लेता हूँ, ये ए है और ये बी है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं राइट हैंड थंब रूल से ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना होता है, एक्चुअल में यूनिट वेक्टर निकाल किसका रहे हैं अपन, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना होता ना। तो अपन कैसे निकालते, तो अगर अपन को जो ये है और ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, तो इसका मतलब अपन लोग करते क्या, यूनिट वेक्टर का नॉर्मल फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस लेना है ना अपन को, यही तो फॉर्मूला था यूनिट वेक्टर का बेटा। तो वही अपन यहाँ पर देखें कि अपन करेंगे क्या, एन कैप है पर ए क्रॉस बी है ना, तो अपन ए क्रॉस बी को सॉल्व करते परपेंडिकुलर के लिए जब पूछा जाए, है ना। अचानक कई बार आए हुए क्वेश्चन है ना, तो नॉर्मल ना लें।
तो ये लिया होता और इस पूरे का ही तो मैग्नीट्यूड लेते फॉर्मूले के अंदर। जैसे ए था तो ए का लिया, ए क्रॉस बी का निकालना पड़ रहा है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन से चीज़ जाती है तो वो जरूर दो का प्रोडक्ट होकर अप जाती है, अकेले ऊपर नहीं जाती, इसलिए भी क्रॉस प्रोडक्ट बना सर्कुलर मोशन और जो भी टॉपिक्स हैं रोटेशन मोशन के बेटा। ठीक, तो ये था इसका थ्योरी वेक्टर्स की। बहुत अच्छे से समझेंगे जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। पर ऐसा नहीं है कि इनका रिवीजन नहीं करना, क्योंकि इनको रिवाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे अपन को। तो प्लीज़, है ना, रीड आउट करें आप इन सबको, टॉपिक को। ठीक, देख लिया। ठीक ठीक बेटा, अब कुछ छोटी मोटी टर्म्स और थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा मैंने थर्ड या फोर्थ लेक्चर के अंदर मैंने कंपोनेंट एक्सप्लेन करे थे। कंपोनेंट के लिए मैं कई बार वर्ड यूज़ कर रहा था प्रोजेक्शन, ये अलग से समझा रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स के लिए। तो कभी कभार अपन से जब बोला जाता है कि फाइंड प्रोजेक्शन, अब प्रोजेक्शन की बात करें या फिर बात करूं मैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट मीन्स मान लिया कि उसके लिए बोलते हैं, मैं प्रोजेक्शन से ही समझा देता हूँ, इसे दोनों का मतलब एक ही है कुछ हद तक, ज़्यादा तो नहीं। तो आपको समझाया क्या था, तो सपोज करो कि यहाँ पर ये वेक्टर जो अपने पास है डेट इज कॉल्ड ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर है, और ये एंगल दे रखा है थीटा। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, तो अपन डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर जो लाइट गिरता है डेट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ना, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा हमारा क्या कहलाता है, ये ही कहलाता है प्रोजेक्शन। ठीक है, अब प्रॉब्लम में आखिर सब वापस समझा क्यों रहा हूँ, पहले समझा चुका था इस टॉपिक को लिया कैसे। तो ठीक है, क्वेश्चन में प्रोजेक्शन पूछा था, अपन ने प्रोजेक्शन लिख दिया ए कॉस थीटा, दैट्स ऑल। पर ये प्रोजेक्शन तो तब निकलता है, जैसे बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मैंने प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वेक्टर बी, ये पूछा था अपन से, एंगल गिवन था, तो यही हमारा आंसर था। पर पता लगा क्वेश्चन में पूछा तो है, वेक्टर भी दे रखे हैं ए और बी आई जी की फॉर्म में, पर एंगल नहीं दे रखा, थीटा तो दे ही नहीं रखा। तो अपन क्या करते, तो इसके ऊपर कई बार एम्स तक में क्वेश्चन आए तो थोड़ा ट्रिकी चीज़ चेंज करी, जब थीटा नहीं गिवन था तो क्या करेंगे, तो अपन ने कॉस थीटा का फॉर्मूला देखा तो है, ए डॉट बी, ए का मॉडुलस एंड बी का मॉडुलस। ठीक, तो मैं इसको नोट डाउन कर डालूँ इस जगह पर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये तो ए मैग्नीट्यूड की फॉर्म में चल रहा है, किसकी फॉर्म में चल रहा है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिखूँगा कैसे, ए वेक्टर बी वेक्टर, और आपको भी इतना पता है कि जब मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी, तो ए से ए क्या हो गए, कैंसल्ड हो गए ना। तो ए डॉट बी और बी आ गया हमारे पास, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला और क्रिएट हो गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा भी और ब्रेक करने वाला हूँ। अब आपको पता है इस चीज़ को बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड को मैं यूनिट वेक्टर भी तो बोल सकता हूँ। तो इट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर मीन्स जिस पर ड्रॉप हो रहा है उसका यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाइड कर दें वेक्टर से, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये लिया कैसे है, क्योंकि अगर बी का लेना होता तो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, बी का वेक्टर और बी का मॉडुलस। पर शुरू से समझाता रहा हूँ कि जब किसी वेक्टर के चैप्टर में वेक्टर के सिंबल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो मॉडुलस फॉर्म में ही है, इस तरह की फॉर्म में ही है, जिसको मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। तो ये मैंने चेंज करा है प्रोजेक्शन का, जब एंगल ना दे रखा हो तो अपन कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे। और एक बार केवल टिक लगाने को आया कि प्रोजेक्शन का कौन सा एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो अब बच्चों ने कहीं ना कहीं किसी ने ये देख रखा था तो किसी ने ये याद कर रखा था कि जिस पर ड्रॉप होता है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो और उसका मॉडुलस नीचे रख दो जिस पर ड्रॉप होता है। कुछ इस तरह से भी रिमेंबर कर रखा था उन लोगों ने, आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक, अब लास्ट टॉपिक एक और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड, एक प्रोजेक्शन वर्ड यूज होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर बोला जाता है, क्या है उसको समझ रहे हैं अपन लोग, है ना। तो अपन देख रहे हैं एक वर्ड को समझ रहे हैं जो 1D से ही चालू होने लगता है और कई बार परेशानी होने लगती है पोजीशन वेक्टर बोल क्या रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर मीन्स समझ रहे हैं अपन व्हाट इज माय पोजीशन वेक्टर। तो इसको समझने के लिए अपन ले रहे हैं कि लेट अ पार्टिकल एट पॉइंट ए, जो दे रखा था x, y, z, 1 1 लगा देता हूँ, x1 y1 z1 एंड
आफ्टर सम टाइम इट इज एट बी पोजीशन पर आ गया, पोजीशन है ना, बी पोजीशन पर आ गया, वो थी x2 y2 z2, ये पोजीशन दे रखी थी अपन को। पर अब किसी की भी पोजीशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन थी, वो हर चीज़ किसी की रिस्पेक्ट में होती है। पहले एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, फिर एक प्रैक्टिकली बात भी समझा रहा हूँ। तो सपोज करो ये हमारा ओरिजिन है, डेट इज कॉल्ड ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0, डेट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अपन ने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, मीन्स हमने मेजर करा ओरिजिन से, एक पॉइंट था ए जिसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे थे, x1 y1 z1, और दूसरे के कोऑर्डिनेट कितने, दूसरा वो कहाँ पर चला गया था, कुछ देर बाद बी पॉइंट पर पहुँच गया था जिसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2 z2, ये कोऑर्डिनेट्स थे। और अपन से बोला गया कि फाइंड ए बी, मैंने डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लिया गया, ये बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू ये था, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ए बी निकालें, है ना, ए बी फाइंड आउट करें वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट में फाइंड डिस्प्लेसमेंट ये बोला गया। और अपन से पर अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना तो 1D में देख ही लेंगे, मेरे को केवल एक टर्म समझानी है, पोजीशन वेक्टर किसको बोला गया है। तो एक्चुअल में जो ओ ए है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जो जब पोजीशन वेक्टर बोल रहे होते हैं तो हमें किसी ऑरिजिन, एक करेक्ट वर्ड यूज करना है कि ओ से कहीं से तो मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ये बात वैसे ही होगी कि सपोज करो कि कोटा से जो जयपुर है वो 250 किलोमीटर है, पर मैं कोटा में ही हूँ, पर मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने बोला कि मैं जयपुर गया तो मैं 1000 किलोमीटर चला। तो अब एकदम कोई भी फ्रेंड होता तो बोलता है कि ये तो गलत बोल रहे हो क्योंकि तो 250 किलोमीटर है। तो मैंने बोला मैं पहले बॉम्बे गया था, फिर वाया दिल्ली होता हुआ फिर मैं जयपुर गया। तो इसका मतलब है कहाँ से मेज़र कर रहे हो तो वो सब चीज़ चेंज हो जाती है ना। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट होता है, वहीं से ही हम किसी की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ही इसको देख रहा हूँ तो मेरे लिए पोजीशन कुछ और होगी इसकी, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो ये वाले हो गए। पर अगर आप लोग इसी पॉइंट को देख रहे हैं तो आपके लिए तो बेटा ये वाला पॉइंट दूर हो गया ना, तो आप तो इसकी मेजरमेंट कुछ और दोगे ना। तो इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू किसी ओरिजिन के देने के लिए अपने वर्ड यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो अगर बात करूं लिखने का तो लिखने का ही तरीका बोल रहा हूं, फिर इसमें एरो से ट्रायंगल लॉ तो बना ही दूंगा। तो सपोज करो तो अपन बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो उसको डिनोट किससे करेंगे, ओ ए से, और लिखेंगे कुछ इस तरह से। ये तुम्हारे ज्योमेट्री फॉर्म में लिखा हुआ था ना, इसको कुछ ऐसे लिख देंगे एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ऐसे लिखेंगे। वैसे अगर पूछा गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो ये कुछ टर्म्स यूज होती है, अपने एनसीईआरटी कोई बुक्स पढ़ रहे हो वेक्टर का चैप्टर, तो इसलिए टर्म भी ली मैंने, पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो इसको भी अपन कैसे लिख देते, तो ये 1 1 थे तो 1 1 लगा दिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने ले रखे थे 2 2, तो ये 2 एक्स आई x2 y y2 j एंड z2 k, ये वैल्यू ले ली अपन ने पोजीशन वेक्टर इन दोनों की। और एक कुछ एरोस भी दिए जाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहे हैं तो अपन इस तरह का एरो देंगे, डैट इज एरो। और एक कुछ टर्म्स भी अभी हाथों हाथ यूज़ कर रहा हूँ कि नॉर्मली 3 डायमेंशन के लिए जब डिस्टेंसेस दी जाती है तो आर वर्ड यूज़ करा जाता है, आर। तो 3 डायमेंशन के लिए आर ये 1 मान लें आप, और इसको आप R2 मान लें। मीन्स स्मॉल आर का मतलब हमेशा ये ध्यान रखना, कुछ हद तक मैंने, कुछ बच्चे कम से कम जो मैथमेटिक्स के वो तो रिमेंबर रखें, सभी जने रखें वैसे बोला जाए तो, कि पोजीशन वेक्टर या कभी कोई आर से डिस्टेंस दी जाती है उसका नॉर्मली फिजिक्स का मतलब होता है कि वो 3 डायमेंशन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है इस पोजीशन वेक्टर को जो ओ ए बोला जाता है उसको मैं R1 भी तो लिख सकता हूँ, इसको R1 और इसको R2 लिख रहा हूँ। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा तो प्रॉपर वर्ड लेना जरूरी था, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट लिया ए से बी, तो ये ए से बी की तरफ मूव किया है, क्योंकि मैंने लिखा भी तो है, वो पहले यहाँ पर था कुछ समय बाद बी पर पहुँच गया, तो कहीं ना कहीं यूँ एरो आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है माइनस तो करना है, पर माइनस कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपन ट्रायंगल लॉ लगा दें यहाँ पर शो करने के लिए। तो इसी बारे कुछ और चीज़ें समझ, मेरे को तो पहले पोजीशन वेक्टर समझाना था, समझा दिया आपको बात को, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ भी देख लें। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर दो सेम ऑर्डर में मूव कर रहे हो एरो, तो जो उनका रिजल्टेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ठीक है, मैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं क्योंकि ए बी निकालना था, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ए टू बी मूव किया है ना बेटा, तो ए बी फाइंड आउट करना था ना अपन को, ठीक है। तो मेरे को करना होता, ट्रायंगल लॉ मैंने अगर अप्लाइड किया होता तो कुछ ऐसा लिखता ना, R1 वेक्टर
प्लस ए बी वैक्टर मीन्स दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू R2, ये आ जाता ना मेरे पास। इट मीन्स अगर मेरे को ए बी निकालना है, ए बी सॉल्व करना है बेटा, तो मेरे को करना क्या होता, R2 में से R1 माइनस करना होता ना। इस वजह से भी देखो वही जस्ट अभी 10th क्लास भी कुछ आने वाली है अभी कुछ ही देर में, तो इसका मतलब है ये हमारे ट्राइंगल लॉ से भी मैंने ए बी को फाइंड आउट कर दिया कि ए बी आता R2 के कोऑर्डिनेट माइनस वही इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। ऐसे ही तो करते हैं नॉर्मली भी अपन 11th क्लास तक 9th क्लास तक आपने जो न्यूमेरिकल्स करे थे 10th और 9th क्लास के बीच में। तो ये टर्म आ गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने की, ठीक है। अब ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, अब मैं इनकी जरा सी वैल्यूज रख के डिस्प्लेसमेंट में कुछ समझा रहा हूँ, है ना बेटा। एक बार इसको वापस देख भी लेना है ना, 2-4 जगह काम आता है बेटा, 1D जब पढ़ रहे होते हैं अपन लोग तो वहाँ पर ये टॉपिक्स लिखे होते हैं। तो अब मैं वैल्यूज़ कैसे रखता, अगर मेरे को ए बी निकालना था तो मैं R2 के कोऑर्डिनेट्स रखूँ तो कुछ इस तरह से आते, x2y y2j प्लस z2k माइनस, फिर मैं ये तो 2 वाले थे, अब मैं x1 वाले कोऑर्डिनेट्स R1 वाले कोऑर्डिनेट रखता हूँ तो x1i y1j प्लस z1k, ये वैल्यूज आ जाती है ना। अब आई को एक साथ लिख दूँ तो डेट इज कॉल्ड x2 माइनस x1 ब्रैकेट के बाहर i y2 माइनस y1j एंड ये तो माइनस था, है ना, समझ रहे हो ना, ये और ये तो माइनस के साथ इधर लिख दिया, जे को एक साथ लिखा पर इसमें माइनस का साइन आ गया बेटा, और जेड वाली टर्म्स को लिख रहा हूँ तो z2 माइनस z1 के बाहर k आ गया, डेट इज आर डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ, डेट इज कॉल्ड, अगर इक्वेशन 1 बोलूँ इसको कि कैसे लिखा था वो आपने भी देखा था बेटा डायग्राम के साथ, है ना, पॉज करके भी देख सकते हैं बेटा उसको। और ये सेकंड हो गया। अब मैं रिलेट कर रहा हूँ कि देखो ये फॉर्मूला तो वही था जो 10th में डिस्टेंस के लिए सॉल्व कर रहे थे, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में बताना होता, क्योंकि ये आंसर तो IGK में आया है और IGK में तो हमारे पेरेंट्स या कोई समझता नहीं है कितनी डिस्टेंस चले आप लोग, तो इसका मतलब है उनको समझाने के लिए स्केलर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लाने के लिए अपन करते क्या हैं, जिनके कॉफिशिएंट होते हैं उन्हीं का तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर 1 दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर एंड थर्ड ब्रैकेट का स्क्वायर, समझे। और आपको पता है ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में देखा था डिस्टेंस निकालने का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 डायमेंशन पढ़ रहे थे। एक और आता तो ऐसे ही तो जोड़ते ना बेटा, z2 माइनस z1 का, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला वेक्टर, मान लिया कि वेक्टर का कोरिलेट हुआ तो, पर वैसे तो एडवांस फॉर्म है मैंने आपको बताया है, तो दैट इज मीन्स ज्योमेट्री की ही अपडेट फॉर्म है हमारा वेक्टर भी। वेक्टर ने जहाँ वेक्टर फॉर्म दी आपको आपका पुराना फॉर्मूला भी ला कर दे दिया, इसी तरह याद कर रहे थे ना वहाँ पर, ठीक बेटा। तो ये था अपने पास वेक्टर, आगे बस में अपने, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी देख लेते हैं अपन लोग, जो आज के टाइम पर काम नहीं आता है वैसे, है ना, और जब जरूरत पड़ती है तो टीचर उसको एक्सप्लेन कर देता है रोटेशन मोशन में, जहाँ पर पूरा इक्विलिब्रियम समझाया जा रहा होता है। एक छोटा सा इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ, वैसे तो अपने आप में इक्विलिब्रियम बहुत बड़ी चीज़ है कि इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो रोटेशन मोशन में देखेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन देख रहे हैं अपन, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन लामी थ्योरम ने भी समझाई, पर आज के टाइम पर ऐसे क्वेश्चंस है ही नहीं जिसमें कि लामी थ्योरम की जरूरत पड़े, केवल कुछ रेयर क्वेश्चन है एडवांस लेवल पर उसमें जरूरत पड़ती है अपन को। जो भी टॉपिक तभी समझा दिया जाता है जब आप पढ़ रहे होते हैं NLM टॉपिक के अंदर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। पहले तो प्रॉपर्ली थोड़ा सा लिख ही देता हूँ जो है, तो फर्स्ट जो है वो तो ये है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि उस किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मींस जो बॉडी है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मींस कोई उसका लीनियर मोशन नहीं होना चाहिए उस बॉडी का। अगर अपन कंडीशन की बात करें, ये बुक्स में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ में, क्योंकि आप वेक्टर पढ़े और आप देखें कि ये एक्सप्लेन नहीं करा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूज़ तो बाद में होगा इसलिए टीचर वापिस से समझाता है, न्यूमेरिकल्स के टाइम पे भी समझाते हैं, है ना। तो फिर साथ ही जो नेट टॉर्क है वो भी 0 होना चाहिए। अभी आप 11th में आए तो ज़्यादा डीपली नहीं समझते टॉर्क को, फिर भी समझाया था मैंने यूनिट एंड डायमेंशन के टॉपिक में। तो टॉर्क जो है वो भी नेट होना चाहिए उस बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, है ना। कोई बॉडी है जो इक्विलिब्रियम है जिसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है नो रोटेशन मोशन, माने नो लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है ऐसा कोई सीधा विधा नहीं चलना चाहिए, नो रोटेशन मोशन,
कोई रोटेशन मोशन नहीं होना चाहिए, रोटेशन मोशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो दो कंडीशन ये हो गई, पर एक थर्ड कंडीशन और होती है कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए, मस्ट बी मिनिमम, किसी की स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। तो ये तीन कंडीशंस नॉर्मली यूज़ करी जाती है। नॉर्मली जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो इसी से सॉल्व हो जाते हैं, एनएलएम के अंदर रोटेशन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन को टिपिकल क्वेश्चनों में दोनों का इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए दोनों चीज़ों को सॉल्व करना होता है। और कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें तीनों को अप्लाई करने के बाद अपन इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। तो ये कंडीशन थी जो यहाँ पर बताई गई। अब इसको समझाने के लिए पहले ही ट्राइंगल लॉ से ही समझ लें अपन एक, तो कि ट्राइंगल लॉ से कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि नेट फोर्स 0 लग रहा है। तो ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं अपन लोग कि इफ थ्री फोर्सेस और उसी के सिंबल काम में ले लेता हूं, स्टैंडर्ड A, B एंड C एक्ट ऑन ए बॉडी सेम टाइम पर थ्री फोर्सेस लग रहे थे। ट्राइंगल लॉ से ही समझ रहे हैं बात को, है ना, कभी टिक करने को भी आया हुआ है, न्यूमेरिकल्स में भी देखते हैं। तीन फोर्सेस लग रहे थे सेम टाइम, बट बॉडी इन इक्विलिब्रियम पर। बॉडी क्या थी, तो उसको समझाने के लिए न्यूमेरिकल में कैसे लेंगे, तो उसको समझाने के लिए यह है कि अगर मैं ट्राइंगल लॉ के अंदर सभी के एरो सेम कर दूं, सेम ही डायरेक्शन में, A, B और C। अब आपको ट्राइंगल लॉ में समझा तो चुका था ना कि कॉम्प्लिकेशन भी है, पर फिर भी ट्राइंगल लॉ में लग एक ही बॉडी पर रहे हैं, एक ही बॉडी पर तीन फोर्सेस हो सकते हैं, दो ऐसे लग रहे हो, एक बीच में लग रहा हो, फोर्स तो ऐसे लग रहे हैं। पर ट्राइंगल लॉ में तो आप समझाना है तो आपको कहीं ना कहीं उनको ट्राइंगल के शेप में लेना होगा। अब जरा मैं चेक करा देता हूँ, रूल क्या कहता था अपन से कि दो अगर साइक्लिक ऑर्डर में हो तो तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इट मीन्स इसको अगर मैं लिखूँ तो कुछ ऐसे लिखते, A प्लस B इक्वल्स टू होता C के, अगर ये अपोजिट ऑर्डर में होता, पर ये तो सेम ऑर्डर में आ गया, मीन्स ये तो माइनस में हो गया ना, और माइनस में हो गया तो इसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो गया ना। और ये सारे फोर्सेस ही तो हैं, और सारे फोर्सेस का आंसर कितना आ रहा है, 0। और मैंने कहा था अगर कोई बॉडी में नेट 0 है तो इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम में, एक नॉर्मल कंडीशन के लिए, है ना, एनएलएम के पोर्शन में जिसमें कोई और चीज़ का रोटेशन की कंडीशन ही नहीं थी वहाँ पर, है ना, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं था, मैंने जो भी टॉपिक्स आगे पढ़ने वाले हैं। तो इट मीन्स ये एक समझाने का तरीका हुआ कि अगर कोई चीज़ साइक्लिक कर दी जाए, बिल्कुल साइक्लिक, माने कोई अपोजिट ना किया जाए, तो वो नेट फोर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, नेट फोर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, आगे बात सुनने। तो मैंने ये एक समझाया, वैसे मान लो इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, पॉलीगन के लिए लॉ समझाया, तो मान लो 5, 6, 7, 8 कुछ भी लग रहे हों, जैसे मैं यहाँ पर डिनोट जितने भी कर दूँ, 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 5 फोर्स, तो इस मीन्स ये एक A है, एक B है, C है, D है, E है, ये सभी साइक्लिक में दे रखे हैं। अगर कोई डायग्राम आपको साइक्लिक दे रखा हो, कोई भी डायग्राम कैसा दे रखा हो, साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, दैट इज ऑल्सो साइक्लिक, एक ही लाइन में हो गया ना, लॉ में तो अपोजिट बोला गया था ना, साइक्लिक हो जाए। तो इसका मतलब साइक्लिक डायग्राम कोई भी आपको दिख रहा हो एज ए कंसेप्शनल क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, मीन्स उस पर जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर है, 0। जैसे अगर इसके लिए लिखूं तो कुछ ऐसा लिखता, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E, सब जो वेक्टर्स हैं उनका सम, सभी फोर्सेस का सम कितना हो रहा है, 0। तो डेट इज मीन्स अगर कोई साइक्लिक होगा तो इट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक बेटा। और वैसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी, पर हम बाद में भी कभी लिखेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये थी, ठीक है। अब इसी पर जो ये तीन फोर्सेस ले रखे हैं, उसी पर एक लामी थ्योरम आई, जो कभी कभार जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो इजी कर दिए थे, प्रॉपर मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन। तो इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए एक लामीस थ्योरम आई, जो मैथमेटिक्स में भी पढ़ाई जाती है कोसाइन और साइन के साथ, पर अपन सिर्फ साइन वाला देख रहे हैं। तो अब देखो ये जो ABC थे, इनको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। A की बॉडी है, A फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, एक इधर की तरफ लगा हुआ और एक इधर की तरफ लगे हुए हैं, तीन जने इस जने को खींच रहे हैं, जो इस तरह से रिप्रेजेंट करे हुए हैं, और इनके बीच में कुछ एंगल दे दिए गए, दैट इज कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गामा।
तो ये रूल क्या कहता है कि इफ़ एनी बॉडी, जो ये बॉडी दिखा रखी है मैंने डॉट से, इज़ इन इक्विलिब्रियम, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, माने कुछ हद तक स्टेबल कंडीशन में है, तो जो फोर्स होगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइन एंगल ऑफ अपोजिट एंगल, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एंगल विच इज़ अपोजिट टू द अदर्स टू एंगल्स के बीच में जो फोर्स हो, मीन्स ए है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा, तो उसके अपोजिट के प्रपोर्शन होगा, ऐसा बोला। तो ये इसका मतलब है कि अगर मैं ए फोर्स की बात करूं तो वो किसके प्रपोर्शन हो जाएगा, साइन अल्फा के। बी फोर्स की बात करूं तो वो किसके प्रपोर्शन हो जाएगा, बी वाला, इस वाले साइन एंगल के, मीन्स साइन बीटा। माने उस फोर्स वाले को छोड़कर बाकी जो दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल देखना है, उसके बीच का एंगल देखना है। वैसे सी वेक्टर फोर्स की बात करूं, माने डैट इज द फोर्स रिप्रेजेंटेशन है ना, किसी बॉडी पर लग रहा था, तो डैट इज प्रोपोर्शन टू सी है, तो इसके सामने मैंने एंगल कौन सा ले रखा है, गामा। और इस थ्योरम को, मीन्स लामी थ्योरम को कुछ फिर इस तरह से लिख दिया गया, मीन्स अपन ऐसे लिख सकते थे, ए वेक्टर ऊपर, नीचे साइन अल्फा, माने मैथमेटिकल टच जो है इसको प्रोपोर्शन ही बोला जाता है। इधर लेकर आ जाएं सबको इक्वल्स टू, ऐसा 7th 8th क्लास में आ गया था लिखने को, साइन बीटा, और सी के साथ लिख दिया अपन ने साइन गामा। पर नेट लेवल पर है तो नो नीड, इसलिए आज के टाइम पर बुक्सों में से भी हटा हुआ है, बस जो अपन एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है। तो ये थी टोटल अपनी वेक्टर की थ्योरी जो अपन लोगों ने पढ़ी बेटा, है ना बेटा। अब अपन नेक्स्ट जो भी मेरा लेक्चर्स हैं उनके अंदर अपन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जितने भी तरीके बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स वेक्टर्स में उस लेवल तक जाएंगे अपन, ठीक बेटा। बाकी तो फिर चैप्टर्स वाइज अलग अलग अपन जो ये समझेंगे यहाँ पर, फिर उनकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी चैप्टर्स के, है ना बेटा। चलो बेटा, गुड बाय बेटा, गुड बाय, नोट डाउन कर लेना बेटा।